मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न पत्र का अध्ययन हम शुरू करते हैं। उसका नाम है लोक प्रशासन। अंग्रेजी में इसका शब्द है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन क्या है? हमने अभी तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन को एक पृथक और स्वतंत्र अनुशासन का दर्जा दिया जा चुका है और जिस प्रकार से हम स्नातकोत्तर कक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय लेकर पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष रूप से अध्ययन करने की सुविधा आजकल दी जा रही है। इस प्रकार से लोक प्रशासन ने एक स्वतंत्र विषय का, एक स्वतंत्र अनुशासन का स्तर प्राप्त कर लिया है। लेकिन मूलतः लोक प्रशासन का संबंध राजनीति विज्ञान से ही है। लोक प्रशासन कितने भी प्रयास कर ले, वह राजनीति विज्ञान से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो इस पर फिर चर्चा बाद में होगी, क्योंकि विवाद बहुत लंबा चौड़ा है। अभी हम देखें लोक प्रशासन क्या है। आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम कानूनों का निर्माण करना है। कार्यपालिका का कार्य कानूनों का क्रियान्वयन करना है, मतलब कानूनों को लागू करना है। और न्यायपालिका का काम उन कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना है। इस प्रकार से सरकार के ये 3 अंग होते हैं। दुनिया के सभी देशों में सरकारें अवश्य हैं और इन सरकारों के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और ये तीनों अंग मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के कार्य करते हैं और इन तीनों कार्यों के बीच प्रायः एक समन्वय देखा जा सकता है। क्योंकि तीनों अंगों के बीच यदि समन्वय न हो तो फिर शासन के कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकते। जहां तक लोक प्रशासन का संबंध है, लोक प्रशासन कार्यपालिका के इस अंग से संबंधित है। मतलब कार्यपालिका से लोक प्रशासन का सीधा संबंध है। वो कैसे, देखिए। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, या इसको दूसरे रूप में अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब यह है कि कार्यपालिका के अधीन जो एक प्रमुख अंग काम करता है, हम जिसे राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं, उसे राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे राजनीतिक कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राजनीति का संचालन करता है, शासन का संचालन करता है। और इसे अस्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपना पद निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करता है। हर देश में जहां वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, जहां पर निर्वाचन होते हैं, 4 साल या 5 साल में एक बार निर्वाचन होते हैं, और उस निर्वाचन के बाद जिसको शासन का अधिकार संविधान प्रदान करता है, वह एक निश्चित समय के लिए शासन करने के लिए अधिकृत होता है। और अगली बार फिर चुनाव में यदि उसको फिर से विजय मिली तो वह पुनः पद ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से यह एक अस्थायी कार्यपालिका मानी जाती है, क्योंकि यह अपना पद चुनाव के आधार पर प्राप्त करता है। यदि मान लीजिए एक वर्ग, या जिसे हम राजनीतिक दल कहते हैं, यदि एक राजनीतिक दल चुनाव में हार जाता है और दूसरे दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उसे संविधान के अनुसार शासन चलाने का एक वैधानिक अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि उसका कार्य का सीमित होता है, इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का दूसरा प्रकार है जिसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। स्थायी कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें एक छोटे से कार्यालय में
काम करने वाले चपरासी से लेकर, भृत्य से लेकर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव तक, मतलब कि जितने भी नौकरी करने वाले शासन व्यक्ति हैं, ये सब के सब, चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक, ये सब के सब स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका में जो व्यक्ति काम करते हैं, ये सब अपना पद योग्यता के आधार पर प्राप्त करते हैं। मतलब पद प्राप्त करने के लिए इनको एक निश्चित प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, और ये अपना पद एक निश्चित समय नहीं, 2, 4, 5 साल के लिए नहीं, अपितु सेवानिवृत्ति की आयु तक उस पद पर बने रहते हैं। इनका प्रमोशन भी होता है, मतलब पदोन्नति होती है। इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। ये सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनको पदोन्नति दी जाती है और इनको इनके कार्य के एवज में एक निश्चित वेतन प्रदान किया जाता है। चाहे सरकार किसी की भी बने, किसी भी राजनीतिक दल की बने, ये अपने पद पर यथावत बने रहते हैं, इसलिए इनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इस स्थायी कार्यपालिका का काम क्या है? इसका काम है कानूनों को क्रियान्वित करना, नीतियों को लागू करना। मतलब राजनीतिक कार्यपालिका नीतियां बनाती है, स्थायी कार्यपालिका उन नीतियों को क्रियान्वित करती है। तो लोक प्रशासन का संबंध इसी स्थायी कार्यपालिका से है, जिसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति जितने भी हैं, ये सब के सब मोटे तौर पर लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका काम सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। तो सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने वाले जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये सब के सब लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, और लोक प्रशासन इन्हीं लोगों का अध्ययन करता है। ये लोक प्रशासन को आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल कार्यपालिका में ही नौकरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसे हम नौकरशाह कहते हैं? ये नौकरशाह व्यवस्थापिका में भी होते हैं, न्यायपालिका में भी होते हैं, और कार्यपालिका में तो होते ही हैं। तो इसके बारे में विवाद है कि क्या लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के प्रशासन के सम्मिलित होंगे, या केवल कार्यपालिका में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित होंगे। इसके बारे में विवाद है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी बिना नौकरशाहों के काम नहीं कर सकते। उनको भी काम करवाने के लिए स्थायी नौकरशाहों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका में जो लोग स्थायी रूप से नौकरी करते हैं, जिनका काम कानूनों को क्रियान्वित करना है, सार्वजनिक नीतियों को लागू करना है, ये सब के सब लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये लोक प्रशासन का एक मोटे तौर पर अर्थ है। एक जमाना था जब प्रशासन के नाम पर लोगों में एक भय का अनुभव होता था, एक दहशत का वातावरण बन जाता था। किसी जमाने में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब भी किसी क्षेत्र के दौरे पर जाता था, तो आम जनता अपने घरों में दरवाजा बंद करके अंदर रह जाती थी, बाहर निकलती नहीं थी, क्योंकि प्रशासन का उसके मन में इतना ज्यादा डर व्याप्त था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक नया वातावरण आया, एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसमें लोगों ने यह मांग की कि शासन का काम व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना है। इसे व्यक्तिवादी राज्य का नाम दिया गया, पुलिस राज्य का नाम दिया गया, क्योंकि व्यक्तिवाद यह कहता है कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए और व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो एक समय था जब उत्पीड़न की स्थिति थी। दूसरा समय आया जब आम जनता प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग नहीं करती थी, या प्रशासन के हस्तक्षेप से वह
बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती थी, प्रशासन के हस्तक्षेप को, और व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग करती थी। और आज एक ऐसा समय आया है जब प्रशासन से आम जनता सभी प्रकार की समस्याओं का निदान और विकास कार्यों की अपेक्षा करती है। तो राज्य के दो प्रकार हो गए, एक पुलिस राज्य, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य। जब यूरोप में पुलिस राज्य का जमाना था, मतलब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा संचालित हो रही थी। व्यक्तिवाद, याद करिए, आदर्शवाद के बाद व्यक्तिवाद आया। व्यक्तिवाद के दो पक्ष, एक राजनीतिक पक्ष, दूसरा आर्थिक पक्ष। व्यक्तिवाद का आर्थिक पक्ष क्या है कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को मन चाहे कार्य, आर्थिक कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसका राजनीतिक पक्ष है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में, व्यक्ति के दैनिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। यह पुलिस राज्य की धारणा है। जिस प्रकार से पुलिस का काम केवल झगड़ों से व्यक्ति की रक्षा करना है, विवादों से व्यक्ति की जीवन की रक्षा करना है, ठीक इसी प्रकार से राज्य का काम भी आंतरिक झगड़ों से व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है और राज्य को कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिवादी अपने राज्य को पुलिस राज्य का नाम देते हैं। लेकिन वह जमाना गया। आज पुलिस राज्य की अवधारणा को पूरी दुनिया ने एक स्वर से अस्वीकार कर दिया है और उसके स्थान पर एक नई अवधारणा का उदय हुआ है जिसे लोक कल्याणकारी राज्य का नाम दिया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? राज्य को ऐसा प्रत्येक कार्य करना चाहिए जिससे जनता का कल्याण होता हो, जनता का हित होता हो, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। मतलब आज आम जनता की अपेक्षाएं, आम जनता की आशाएं शासन और प्रशासन से बहुत ज्यादा हो गई हैं और प्रशासन और शासन जनता की आशाओं को, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में दिन रात जुटा हुआ है। तो आज प्रशासन शासन का एक मुख्य भाग बन गया है। इतना मानकर चलिए, यदि कोई देश तीव्र गति से विकास के पथ पर दौड़ता है या कोई देश विकास के पथ पर दौड़ नहीं पाता है, तो इन सब के लिए एकमात्र यदि कोई जिम्मेदार है तो वह है लोक प्रशासन। यदि लोक प्रशासन सक्षम है, यदि लोक प्रशासन निष्ठ है, दक्ष है, काम करने में कुशल है, तो उस देश की प्रगति को, उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। और इसके ठीक विपरीत, यदि लोक प्रशासन दक्ष नहीं है, काम चोटाई करता है, बेईमान करता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो आप मानकर चलिए उस देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता। आज 70 साल बीत जाने के बाद भी भारत की यदि दुर्दशा है या भारत की यदि अच्छी दशा है, तो इन सब के लिए एकमात्र यदि आप किसी को जिम्मेदार और उत्तरदायी मान सकते हैं, श्रेय दे सकते हैं, तो वह केवल लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन की पूरी दक्षता, उसकी कार्य कुशलता पर किसी देश की नीतियों को लागू करने का पूरा दारोमदार निर्भर करता है। इस लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत लोक प्रशासन का कार्य न केवल जन्म से मृत्यु तक है, अपितु जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद तक विस्तृत है। जन्म के पहले से लेकर के जब बालक गर्भस्थ होता है, तो उस गर्भस्थ शिशु को देखभाल के लिए सरकारी अस्पतालों में उस स्त्री को जीवन रोधक टीके लगाए जाते हैं ताकि जो बालक जन्म हो वह स्वस्थ और अच्छा हो। जन्म के पूर्व से प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
उसका जन्म सरकारी अस्पतालों में होता है। उसको विकास के लिए पूरा वातावरण सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे उसकी शिक्षा की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, उसके लिए कपड़ों की व्यवस्था, कापी पुस्तकों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की व्यवस्था, ये तमाम चीजें शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद जैसे वह और बढ़ते जाता है उसके लिए हाई स्कूल, कॉलेजिएट एजुकेशन की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। उसको रहने के लिए घर की या आवास की व्यवस्था, आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि वह रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद उसके लिए पेंशन की व्यवस्था, फिर वृद्धाश्रमों की व्यवस्था, ये तमाम चीजें शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके कोई सगे संबंधी नहीं है, तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, शासन के द्वारा किया जाता है। मतलब आज राज्य का कार्य क्षेत्र न केवल जन्म से मृत्यु तक है, अपितु जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद तक विस्तृत है। और इन सभी कार्यों का संपादन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अब जरा शब्द के आधार पर इसके अर्थ की चर्चा करें। एक शब्द है लोक, दूसरा है प्रशासन। लोक का मतलब जनता, जनता का मतलब आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। इसमें पूरे देश की पूरी जनसंख्या सम्मिलित हो जाती है। मतलब जिसका संबंध आम जनता से होता है वह लोक है। हम यहां पर लोक कहते हैं तो इसका विपरीत एक निजी भी हो जाता है। तो इसके दो रूप हुए, एक लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। जो काम शासन के द्वारा किया जाता है उसको लोक प्रशासन कहते हैं, और जो काम निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जैसे व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, उसे निजी प्रशासन कहते हैं। तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, निजी कल कारखाने हैं, निजी संगठन हैं, ये सब निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और जो शासन के द्वारा संचालित होते हैं, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, उसको लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये हुआ लोक और निजी। दूसरा शब्द है प्रशासन। इसमें प्र उपसर्ग है, शासन धातु है, शास धातु है। तो प्रशास, शक्कर का स और सड़क का स, सास, समय हलंत। सास का मतलब होता है सेवा करना। मतलब प्र उपसर्ग है तो विशेष प्रकार की सेवा करने को प्रशासन कहते हैं, विशेष प्रकार की सेवा। इसका अंग्रेजी शब्द है। तो प्रशासन के अंतर्गत इसमें तीन चीजें सम्मिलित होती हैं। एक निर्देश देना, दूसरा पथ प्रदर्शन करना, और तीसरा आदेश देना। निर्देश देने का मतलब है आप ऐसा करिए, आपको ऐसा करना है, ये निर्देश हुआ। पथ प्रदर्शन करना, उस काम को कैसे किया जाना है इसके बारे में उनका पथ प्रदर्शन करना। और आदेश देना, अब आप ऐसा करिए। ये तीन चीजें प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित होती है। एक उदाहरण के लिए, रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के कारण आवागमन प्रभावित होता है। अब यदि मान लीजिए एक व्यक्ति जाकर के उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है तो वह हटा नहीं पाता। तो प्रशासन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई काम एक से अधिक लोगों के द्वारा किया जाने वाला हो, वहां पर प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए 4-5 लोगों को बुला लिया गया उस पत्थर को हटाने के लिए। तो 4-5 व्यक्ति जब एक संगठित होकर के उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं तो कैसे हटाएंगे? 5 व्यक्ति उस पत्थर के चारों ओर खड़े होकर के एक दूसरे के विपरीत दिशा में उसको ढकेलेंगे, तब पत्थर हटेगा क्या? नहीं। तो फिर उन 5 लोगों को पत्थर हटाने के लिए जो बुलाया गया है उनको आवश्यक निर्देश दिया जाएगा कि हमारा उद्देश्य है इस पत्थर को सड़क से हटाना, एक निर्देश। दूसरा, पथ प्रदर्शन करना कि आप इस ढंग से
उस पत्थर को हटाएंगे, मतलब एक तरफ खड़े होकर के दूसरे सामने की ओर पत्थर या किनारे की ओर पत्थर को आप हटाएंगे। और तीसरा आदेश, अब आप पत्थर को हटाइए। 3 चीजें, एक निर्देश देना, दूसरा पथ प्रदर्शन करना और तीसरा है आदेश देना। तो वो जो प्रशासक है वह स्वयं काम नहीं करता, वह काम लेता है। तो प्रशासक कभी भी काम नहीं करता, काम लेता है। वह उनको अच्छी तरह से सब बातें बता देता है, वह किनारे खड़े हो जाता है और उनको काम करते हुए देखता है, उनसे काम लेता है। तो इस प्रशासक ने क्या किया, 5 व्यक्तियों को एक दिशा में खड़ा किया, उनको पत्थर कैसे हटाया जाए उनको अच्छी तरह से समझा दिया और उनको फिर कहता कि अब चलो पत्थर हटाओ। तो 5 व्यक्ति एक साइड में खड़े होकर के उस पत्थर को हटाते हैं और सफलतापूर्वक उसको किनारे खड़े कर देते हैं। ये प्रशासन हुआ। तो प्रशासक कभी भी काम नहीं करता, काम लेता है, वह निर्देशन देता है, वह पथ प्रदर्शन करता है, उनको आदेश और निर्देश देता है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है। ये प्रशासन हुआ। अंग्रेजी में एड उपसर्ग है और एडमिनिस्टर ये धातु है। लैटिन भाषा में मिनिस्टर का पहले प्रयोग होता था जब एक पादरी प्राइस्ट लोगों को धार्मिक दीक्षा देता था, या एक डॉक्टर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करता था, अथवा न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को न्याय दिया जाता था, उसे प्रशासन कहा जाता था, एडमिनिस्टर कहा जाता था। मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति के हित में कोई काम किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। मतलब कि कोई भी सेवा का कार्य हो उसे प्रशासन के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। मतलब प्रशासन अच्छी तरह से कोई काम को करना, कैसा काम करना जिससे जनता की सुविधा में वृद्धि हो, जनता की सेवा हो, उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। इसमें देखिए, पत्थर हटाना अधिक व्यक्तियों के द्वारा सहयोगी ढंग से विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कार्य है। तो प्रशासन की आवश्यकता वहां पर बढ़ती है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। परिवार भी एक प्रशासन का एक रूप है, एक छोटा सा कार्यालय भी प्रशासन का रूप है, और बड़े बड़े कारखाने जहां पर हजारों कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, ये सब के सब प्रशासन के रूप हैं। लेकिन परिवार चूंकि छोटी सी इकाई है इसलिए इसको प्रशासन के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो प्रशासन की आवश्यकता वहां पर पड़ती है जब एक से अधिक व्यक्ति किसी काम के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक व्यक्ति है, मान लीजिए किसी कमरे में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर के एक व्यक्ति रहता है, वह सब काम स्वयं करता है, तो वहां पर प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मान लीजिए 4-5 विद्यार्थी, 4-5 लोग मिलकर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं, तो वहां पर कौन सफाई करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन व्यवस्था करेगा, इन तमाम चीजों के लिए उन 5 के बीच एक सहमति होती है। तो वहां पर प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रशासन वहां पर आवश्यक होता है जहां पर सार्वजनिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रशासन, ये लोक प्रशासन हुआ। इसमें इसकी 6 प्रकार की विशेषता होती हैं। पहला, एकाधिक द्वारा सहयोग। जब एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा सहयोग पूर्ण ढंग से काम किया जाता है उसे प्रशासन कहते हैं। जब एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम किया जाता है उसको प्रशासन कहते हैं। जब सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सामूहिक आवश्यकता, समाज की समग्र आवश्यकता के लिए कोई काम किया जाता है उसको प्रशासन कहते हैं। जब संगठन बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है उसको प्रशासन कहते हैं। एक बात ध्यान रखें, प्रशासन का प्राण संगठन है। बिना संगठन के कोई भी काम नहीं हो सकता। संगठन का मतलब काम करने वाले व्यक्ति, काम को किस प्रकार से अंजाम दिया जाए। तो पहले कोई भी काम करने के लिए एक संगठन बनाएंगे। संगठन में
एक मुखिया होगा, उसके नीचे 2-3 सहायक मुखिया होंगे, फिर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी होंगे। इस प्रकार से संगठन पहले बनाया जाता है। तो प्रशासन, संगठन जो है प्रशासन का प्राण है। बिना संगठन के कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट एक संगठन है, उस संगठन के अंतर्गत एक कलेक्टर होता है, 25 डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, 10 एडिशनल कलेक्टर्स होते हैं, अनेक असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं, फिर उनके नीचे सेक्शन ऑफिसर होते हैं, फिर उसके नीचे अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, फिर चपरासी होते हैं। इस प्रकार से एक संगठन का निर्माण प्रत्येक प्रशासनिक कार्य के लिए किया जाता है। फिर प्रशासक के पास अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा शक्तियां होती हैं, और इसलिए ज्यादा शक्तियां होती हैं ताकि वह उन लोगों से काम ले सके। यदि प्रशासक के पास शक्ति नहीं होगी, काम कैसे लेगा वह? और विशाल और व्यापक कार्य, जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, जितने भी सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने वाले जितने भी कार्य हैं, इन सब के लिए व्यापक और विशाल संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रशासन की विशेषताएं हैं। इसके बारे में 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक को कहते हैं अखंडतावादी दृष्टिकोण। इस अखंडतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कुछ विचारकों का यह मानना है कि इस प्रशासन में उन सभी लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो किसी एक संगठन में काम करते हैं। इसमें एक छोटे से कर्मचारी या एक भृत्य से लेकर के उस कारखाने के, उस संगठन के मैनेजिंग डायरेक्टर तक, प्रबंध संचालक तक, ये सब के सब प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये एक दृष्टिकोण हुआ, इसको कहते हैं अखंडतावादी दृष्टिकोण। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है या कोई भी स्टील प्लांट है, वहां पर एक प्रबंध संचालक होता है, मुखिया होता है, उसके अधीन कई जनरल मैनेजर्स होते हैं, कई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, हजारों की संख्या में अनेक कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, फिर लाखों की संख्या में और भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं। इन सब को समग्र तौर पर ये अखंडतावादी दृष्टिकोण वाले कहते हैं ये सब के सब प्रशासन के अंग है। प्रशासन के अंतर्गत ये सब के सब सम्मिलित होते हैं। एक संगठन में काम करने वाला एक चपरासी भी प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ये अखंडतावादी दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं। दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले ये कहते हैं कि इसमें केवल प्रशासनिक अधिकारी ही सम्मिलित किया जाने चाहिए। जो सामान्य कर्मचारी जिनका काम करना है, उनको प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक अधिकारियों को ही इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के विवाद किसी भी विषय में सम्मिलित होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं कि किनको इसमें सम्मिलित किया जाए और किनको इसमें सम्मिलित न किया जाए। अब जरा देखें परिभाषा के रूप में। लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए व्हाइट कहता है कि अपने व्यापक रूप में इसमें वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों की पूर्ति या इन्हें लागू करना है। सार्वजनिक नीतियों को लागू करना, ये कैसे होता है? एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जैसे एक उदाहरण लीजिए, बाल विवाह निषेध। संसद ने कानून बनाया कि अब से हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की, कोई भी लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर अथवा किसी लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर उसका विवाह अवैध होगा। कानून बनाया, इसको लागू कैसे करेंगे? कानून किसने बनाया? व्यवस्थापिका ने बनाया। अब कार्यपालिका का काम है इस कानून को क्रियान्वित करना, लागू करना। तो लागू कैसे होगा? यह केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास आएगा। राज्य सरकार क्या करेगी? इसका संबंध कलेक्ट्रेट से है, कलेक्ट्रेट को इसकी कॉपी दी जाएगी। जितने भी प्रचार और प्रसार के संसाधन हैं, इन सभी साधनों के द्वारा इस कानून का व्यापक तौर पर प्रसार और प्रचार किया जाएगा कि देखो भाई 21 साल 18 वर्ष की आयु है, इससे कम वाले लड़का या लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर एसडीएम को कहेगा, क्योंकि भारत में प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है, उसके नीचे
संभाग है, उसके नीचे संभाग का मुखिया कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर जिसे कहते हैं। उसके नीचे जिला है, जिला का मुखिया कलेक्टर। उसके नीचे सब डिवीजन अनुभाग, उसका मुखिया है अनुविभागीय अधिकारी जिसे एसडीएम कहते हैं। उसके नीचे तहसील है, तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक अधिकारी या तहसीलदार है। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार के नीचे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है। उसके नीचे पटवारी होता है। उसके नीचे गांव में काम करने वाला एक कोटवार होता है। ये हमारा प्रशासनिक संगठन है। तो ये सब मिल करके उस कानून को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। या कोटवार जो है वह कुछ कुछ पुलिस प्रशासन से संबंधित हो जाता है, वैसे उसका संबंध सामान्य प्रशासन से भी होता है। तो ये सब के सब मिल करके उस कानून को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। और यदि मान लीजिए कोई उल्लंघन करता है इसका, तो इसकी सूचना फिर पुलिस को दी जाती है। पुलिस फिर उनको पकड़ करके न्यायपालिका में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से कोई भी कानून को लागू किया जाता है। फिर विल्सन, विल्सन का नाम आप जानते होंगे। कौन विल्सन है? वुड्रो विल्सन, जो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का जनक माना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति था यह प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो वही विल्सन लोक प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा माना हुआ विद्वान है। वह विल्सन कहता है कि कानूनों को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासन है। कानूनों को क्रियान्वित करना, किस प्रकार से कानूनों का क्रियान्वयन किया जाए, और यदि प्रशासन ज्यादा सजग होगा तो कानून ईमानदारी से लागू किया जाएगा। और जब कानून ईमानदारी से लागू किया जाएगा तो उस देश का विकास और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। और फिर गुलिक, लूथर गुलिक कहता है प्रशासन का कार्य सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सुनिश्चित उद्देश्य, यह उद्देश्य कौन तैयार करता है? व्यवस्थापिका के द्वारा तय किया जाता है। तो उस सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करवाना है। काम करवाना, काम करना अलग अलग चीजें हैं। काम करने का काम कर्मचारी करता है, काम करवाने का काम प्रशासक करता है। और इसका संबंध, लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका के प्रशासन से है। कार्यपालिका में भी दो भाग, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का संबंध हमारे विषय से है। और इस प्रकार से देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या करता है। लोक प्रशासन किसे कहते हैं? यह सरकारी नीतियों को लागू करता है। सरकारी नीतियों को, निजी नीतियों को नहीं। तो सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह काम करता है। इसका काम है सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करना। दूसरा, यह लोक हित से संबंधित होता है। बिल्कुल, यह आम जनता के हित से संबंधित होता है। फिर यह सार्वजनिक समस्याओं के निराकरण से संबंधित होता है। कई प्रकार की समस्याएं समाज में, गांव में, शहरों में उत्पन्न होती रहती हैं। इन समस्याओं को यह दूर करने का काम करता है। और फिर यह वर्तमान और भावी योजना के बीच समन्वय का काम करता है। वर्तमान समय में क्या समस्या है, अभी हमारी योजना क्या है, आगे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वर्तमान और भविष्य के बीच यह समन्वय करने का काम करता है। ठीक है, यदि अभी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान तात्कालिक रूप से भी हो सकता है और स्थायी रूप से भी हो सकता है, तो वह स्थायी समाधान करने का प्रयास करता है। और फिर क्या क्या करना है और फिर कैसे करना है। क्या मतलब करना है और कैसे मतलब किस प्रकार से काम करना है, करने की कला। ये दोनों चीजें प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। मतलब कि क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है मतलब उद्देश्य हुआ, और कैसे करना मतलब कला। इन दोनों के समन्वय से काम होता है। और अंतिम है, सरकार के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं और इन सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। और इन सभी चीजों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। यह है लोक प्रशासन का एक सामान्य सा परिचय। अगले व्याख्यान में फिर आगे की चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।